depend upon phi. It is constant. यानी azimuthal probability density जो कि likelihood है of finding electron at a particular azimuth angle phi वो constant है और वो किसी एंगल पर डिपेंड नहीं करती. Likelihood मीन probability होती है. The probability of finding an electron at a particular angle phi वो क्या है? Constant है. कैसे हम we can prove phi आपको पता है इक्वल होता है a e iota ml phi. इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है phi स्टार वो इक्वल होता है a e माइनस iota ml phi के. तो phi स्टार किसकी इक्वल होगा? phi mod स्क्वायर. तो वो हो जाएगा a स्क्वायर e iota ml phi माइनस iota ml phi. ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा. यानी phi mod स्क्वायर जो कि एजिमुथल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो a स्क्वायर यानी कांस्टेंट है. a कांस्टेंट था ना हमारा तो a स्क्वायर की इक्वल है. अगर ये हम कांस्टेंट मालूम करना चाहें a तो हम उस कांस्टेंट को बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं. हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है. तो 0 to 2 पाई phi mod स्क्वायर d phi. तो phi mod स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर आ गया तो वो कांस्टेंट है बाहर आ गया तो d phi 0 to 2 पाई हो गया. तो 0 to 2 पाई d phi इंटीग्रेशन जो है वो 2 पाई की इक्वल हो गई जो कि इक्वल टू 1 है. तो यहां से a आ गया 1/2 पाई अंडर रूट. और जो आपका वेव फंक्शन फाई है उसकी a की जगह पे आप लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट e iota ml phi. तो आप ने ये कांस्टेंट मालूम कर लिया इस तरीके से. जो रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है वो इन कंट्रास्ट टू फाई वो वेरी करती है विद आर मीन के फर्स्ट आर बिट 1s की कोई और होगी आर 2s की और होगी 2p की और होगी 3s की और होगी. और ये प्रोबेबिलिटीज अगर आप अपनी बुक्स खोलें तो उसके पेज नंबर 202 के ऊपर ये सारी आर थीटा और फाई की वैल्यूज दी गई. उन वेव फंक्शंस को जो आर थीटा और फाई के 202 पेज के ऊपर दिए गए हैं उनको आप यूज करके यू कैन ड्रॉ दीज फंक्शंस और यू कैन फाइंड आउट आर. यहाँ पे चंद एक ड्रा किए गए हैं. आर वेव फंक्शन है, एक तरफ आर एन एल है और दूसरी तरफ आर है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो 1s का वेव फंक्शन देखिए मैक्सिमम से डिक्रीज कर रहा है, लो हो रहा है. 2s का पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है. 2p का इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है. और ये उन इक्वेशंस को ड्रा किया गया है जो आपकी रेडियल इक्वेशंस आई हुई हैं 202 पेज पे. इस तरह 3s 3p 3d के लिए यहाँ ड्रा किया गया. लेकिन हमें r जो है सेपरेटली कोई मीनिंग नहीं. हमारा तो टोटल वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने मालूम करनी जो कि dv जो है 4 पाई r स्क्वायर dr के इक्वल है. तो यानी टोटल प्रोबेबिलिटी dr d थीटा d फाई उसका जो है जब आप करेंगे तो वो हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर r एन मॉड स्क्वायर dr. और फिर r उसकी जो प्रोबेबिलिटी को एक्चुअली प्रोबेबिलिटी आपको मीनिंगफुल जो है वो रिजल्ट्स देगी जो कि p जो है वो हो गया एक तरफ आपने ड्रा किया हुआ r और दूसरी तरफ p प्रोबेबिलिटी जो कि 4 पाई r स्क्वायर r एल मॉड स्क्वायर dr को ड्रा किया गया. ये जरा डिम आपके सामने है, बुक में ऐसे ही है. तो पहले को देखें प्रोबेबिलिटी तो आपके पास जो 1s की जो पहली कर्व है टॉप कर्व वो 1s की है. उसकी जो पीक है अगर नीचे से स्केल रीड करें तो वो a नॉट है. यानी 1s इलेक्ट्रॉन के यानी फर्स्ट ऑर्बिट का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो a नॉट के ऊपर है. बट एट द सेम टाइम
we see that the probability below A naught and above A naught zero नहीं है. There is a probability of finding the electron. No doubt, जो क्लासिकल रिजल्ट्स थे उनमें भी इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट 1s ऑर्बिट का जो रेडियस था वो हमने A naught यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम मेजर किया था. क्वांटम मैकेनिकली भी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो A naught यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम के ऊपर है. बट एट द सेम टाइम एडिशनली आपको क्या चीज पता चल रही है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बिलो A naught और अबव A naught जीरो नहीं है. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है. आप इसको एक नजर देख लें और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. सर इक्वेशन 9.46 कैसे आती है? कौन सी इक्वेशन 9.46 9.6 46 4 6 ये आपने जो वॉल्यूम एलिमेंट है एलिमेंट के ऊपर तो वो लिया है सिर्फ. वो किसके इक्वल होता है वॉल्यूम एलिमेंट? कोई भी आपका स्फेरिकल शेल, वो आपका स्फेरिकल शेल है तो उसका वॉल्यूम एलिमेंट ये तो आपने बच्चे पढ़ा हुआ है उसके अंदर ईएमटी के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में. अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल हो उसका कोई वॉल्यूम एलिमेंट आप कंसीडर करना चाहें डीवी तो वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकाल सकते हैं? सर वो तो मीट्रिक कोफिशिएंट वाला फार्मूला H1 H2 H3 D R D थीटा D फाई करके निकाला जाता है. हाँ डी थीटा डी फाई वही वाला. सर यानी बेसिकली आप इंटीग्रेशन है फाई के ऊपर 0 to 2 पाई और आपकी फाई के ऊपर है 0 to 2 पाई. ठीक है जी सर. तो ये 4 पाई वहां से आपके पास और यानी 2 पाई और वो आ गया जी सर. और प्लस आर के ऊपर आर स्क्वायर डी आर डी फाई होता है तो वो यहाँ से जो आर के ऊपर आ गया तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ गया. जी सर. यानी डी थीटा और डी फाई की इंटीग्रेशन आपको जो है 7 डी आर ये आपको 4 पाई देती है जो सॉलिड एंगल जिस तरह आप पढ़ते आए हैं हमेशा. ठीक है तो ये तो वॉल्यूम एलिमेंट है स्फेरिकल शेल का और इसको बड़ा इजीली आप नहीं पता तो किसी भी ईएमटी की बुक में या एमएम की बुक में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से वॉल्यूम एलिमेंट उसकी सरफेस पे मालूम करना फिगर देख लें. बल्कि ये हमने चैप्टर 5 के अंदर भी किया है जब हमने वो अल्फा पार्टिकल्स की एक डिटेक्टर के ऊपर जो है वो आके स्ट्राइक करते हैं तो उसके सर्कुलर रिंग के अंदर जब हमें निकाला था तो वो रिंग था बेसिकली और उसके और उसकी को एक्सपेंड करें तो आप शेल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. ओके इफ नो अदर क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं जो है वो आज का जो लेसन है वो एंड करता हूँ और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो कल के लेक्चर में इसको ले लेंगे और कल जो है हम नेक्स्ट
चैप्टर 10, जिसके अंदर अब हम जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम यानी मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी एक ऐसा एटम जिसके आउटर ऑर्बिट के अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसमें आउटर ऑर्बिट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की तो थ्योरी को हमने डिस्कस किया। लेकिन कल हम जो है वो डिस्कस करेंगे मैनी इलेक्ट्रॉन एटम यानी ऐसे एटम्स जिनके आउटर ऑर्बिट के अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो। उनकी यानी इसी थ्योरी को फर्दर मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे फॉर दोस। ओके जी, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।